लेकिन आने वाले महानगर पालिका जिला परिषद, क्योंकि ये नवंबर से अगले दिसंबर तक पूरे महाराष्ट्र में चुनाव है और उसी में ओबीसी का रिजर्वेशन रहना चाहिए, इसलिए भी परसों ही गवर्नर ने ऑर्डिनेंस निकाला, गवर्नर की साइन हो गई है उसके ऊपर। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड हुआ तो रिजर्वेशन मिले। तो कितने लोग रोड पर आकर संघर्ष करके अपनी डिमांड रखते हैं। देखिए, सवाल ऐसा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम 60% लोग रास्ते पर आकर अपना हक नहीं मांगेंगे, सरकार किसकी भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देने वाले। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि हमारे ओबीसी भाइयों, अपने अधिकार जानो कि संवैधानिक अधिकार हमारे क्या क्या है, और वो अधिकार के पूर्ति के लिए रास्ते पे आओ, संघर्ष करो और सरकार से अपनी मांगे पूरी करो। जबकि राज्य सरकार से हम लोग 34 डिमांड के लिए लड़ रहे और केंद्र सरकार से हम 20 डिमांड से लड़ रहे। अरे हम 60% लोगों के लिए केंद्र में मंत्रालय नहीं है। हमारे डिमांड की वजह से 2016 में महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय चालू हुआ। तो या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य ओबीसी जनजागरण संघर्ष समिती तसेच प्रदेश तेली महासंघ यांच्या प्रदेश कार्यालयावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सन्माननीय अध्यक्ष बबनरावजी तायवाडे साहेब हे सदिच्छा भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचा या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की पूर्ण भारतामध्ये आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं काम चालू असून आणि पूर्ण देशामध्ये एक ओबीसीची चळवळ निर्माण करण्यासाठी एक सक्षम नेतृत्व म्हणून बबनरावजी तायवाडे साहेब हे आज संपूर्ण भारतामध्ये पिंजून काढून आपल्या ओबीसी समाज बांधवांसाठी जे काही आरक्षण असेल किंवा इतर महत्त्वाचे इश्यू असतील त्या संदर्भामध्ये जनजागरण करण्यासाठी व ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी ते आज या ठिकाणी आलेले आहेत। ते माझ्या प्रदेश कार्यालयावर या ठिकाणी ते आलेत। त्यांनी माझा या ठिकाणी सत्कार स्वीकार केला आणि आपला अमूल्य वेळ या ठिकाणी दिला, त्याबद्दल मी महाराष्ट्र राज्य ओबीसी जनजागरण संघर्ष समिती तसेच प्रदेश तेली महासंघ यांच्या वतीनं साहेबांना या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि साहेब, तुम्ही ओबीसीसाठी खूप काही चांगलं काम करा। आम्ही तनमन धनाने आपल्याबरोबर राहू आणि चळवळ खूप मोठी होवो आणि या ठिकाणी ओबीसीचे प्रश्न सोडवो अशीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि साहेबांच्या पुढील वाटचालीसाठी या ठिकाणी मी त्यांना धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी, जय मंडल। धन्यवाद। ये देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ये इस देश में जो ओबीसी वर्ग है और उस ओबीसी वर्ग के विकास के लिए जो जो आदमी काम करते हैं वो लोग, वो और जो संस्थाएं काम करती वो संस्थाएं और समविचारी संगठनाएं, इनका एक महासंघ है। हम लोग ये कहते हैं कि ओबीसी इस देश में 60% है, तो 60% लोगों को जो सहूलतें, सुविधाएं, हक और अधिकार 1952 से मिलने चाहिए थे, वो आज तक हमें नहीं मिले। वो नहीं मिलने का कारण ये है कि इस ओबीसी संवर्ग में पूरे देश में 3742 जातियाँ और इस महाराष्ट्र में 370 से ज़्यादा जातियाँ का समूह है। ये 3742 जातियाँ देश की और राज्य की 370 जातियाँ अभी तक सिर्फ जात तक ही सीमित थी,
लेकिन जात तक सीमित होने के कारण संविधान में कास्ट को प्लेस नहीं है, स्थान नहीं है। जब तक ये सारे 3742 जातियों के लोग और 370 जातियों के लोग खुद को ओबीसी नहीं कहेंगे, हमको कोई भी सरकार कुछ दे नहीं सकती। और इसलिए ये हम सब लोग इकट्ठा होकर हमारे संवैधानिक अधिकार, मैं जवाबदारी के साथ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि संविधान के कलम 340 के तहत जो अधिकार हमको 1952 से मिलने चाहिए थे वो मिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज तक, एक 2 मिनट में, आज तक इस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से नॉन क्रीमिलियर की लिमिट हमने बढ़ाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया, इस महाराष्ट्र में 1ली से 10वीं तक के लोगों के लिए स्कॉलरशिप लागू की। उसके बाद में महाज्योति नाम की संस्थाएं शुरू की, जिसके कारण आज 11 योजनाएं ओबीसी के बच्चों के लिए चल रही है, जिसमें से एक योजना है कि जो लोग हमारे 10वीं पास होते उनको JEE नीट का प्रशिक्षण 2 साल का हम लोग फुकट में देते हैं, उनको किताबें देते हैं, लैपटॉप देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। पुलिस का ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, 40,000 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हम लोग देखिए उनको नौकरी देने वाले हैं। CA चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पायलट ट्रेनिंग 25 लोगों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका एक बच्चे का मिनिमम खर्चा 17 से 20,000 रुपये आता है। महिलाओं के लिए योजना हम लोग ला रहे, IAS IPS 1000 बच्चों को UPSC और 2000 बच्चों को MPSC कराने का प्रयास हमारा है। ये सारी योजना ये ओबीसी संवर्ग के लोगों के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा भी शुरू की गई है। इसके अलावा भी जैसा कि अभी आप कह रहे थे, एट प्रेजेंट आज के स्थिति में जो इम्पॉर्टेंट इश्यू है वो है हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 1994 से ये हमारे ओबीसी समुदाय को पूरे देश में 27% मिल रहा था, कुछ कुछ स्टेट में उससे भी ज़्यादा था। लेकिन 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी मिलाकर टोटल रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कंडीशन डालने से जिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चुनाव में, चाहे वो फिर ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, SC ST का पॉपुलेशन जहाँ जहाँ 25% के ऊपर जाएगा वहाँ नेचुरली हमारे ओबीसी का रिजर्वेशन 25% 27% से कम होगा। कहीं हम मिलेगा, अभी गवर्नर ने तो साइन कर दिया अध्यादेश पे, अगर वो स्टैंड हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो हमको मिलेगा रिजर्वेशन, लेकिन कितना मिलेगा, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 22%, 27% नहीं। हमारी लड़ाई 27% आरक्षण के लिए है और वो 27% आरक्षण सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ने कॉन्स्टिट्यूशन के 243D सबसेक्शन 6 में अमेंडमेंट करके 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी को रहेगा, ऐसी सुधारना करनी चाहिए। 50% का सुप्रीम कोर्ट ने 1992 से जो सीलिंग लगा कर रखा है उसको रद्द कर देना चाहिए और आने वाले सेंसस में ओबीसी का कास्ट वाइज सेंसस अगर किए तो ओबीसी के 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुद्दा खत्म हो सकता है। अदरवाइज इसके बाद हर आने वाले 10 साल में ओबीसी का रिजर्वेशन कम होते जाते, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें 0% रिजर्वेशन। इसलिए मेरी आपसे दाखिल है कि ये सब आपके माध्यम से लोगों से, ओबीसी लोगों से अपील है कि ये मूवमेंट चलाने के लिए ओबीसी बच्चों को आज एक भी छात्रावास दी। हमारे मूवमेंट से अभी आने वाले इस सेशन से पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में 100 लड़कों के लिए और 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल शुरू करने जा रहे, 72 हॉस्टल, इतिहास में पहली बार। लेकिन हमारी मांग ये है कि पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, 100% स्कॉलरशिप हमें मिलनी चाहिए। बहुत सारी मांगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग 34 मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे संघर्ष का सबसे बड़ा उपलब्धि आपको बताता हूँ कि पिछले 30 साल से ऑल इंडिया मेडिकल कोटा में जो हमको 27% आरक्षण नहीं मिल रहा था, हमारे कंटिन्यू पिछले 6 साल के संघर्ष के कारण इस साल से नीट के परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी बच्चों को 27% आरक्षण लागू हो गया। हमारे महाराष्ट्र राज्य के 8 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां हमारा रिजर्वेशन कम किया गया था, 6%, 8%, वो अभी इसी साल जियाद निकालकर हम लोगों ने पूर्ववत कर दिया है। तो इस तरह से संघर्ष करते करते
ओबीसी के संवैधानिक अधिकार मिलाने का कोशिश ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ करता है। और इसीलिए आपके माध्यम से हमारे ओबीसी भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के साथ जुड़े और ओबीसी की संवैधानिक मांगे पूरे करने के लिए सहकार्य करें। यहाँ पर आज ये लोगों ने मुझे बुलाकर, ये भी लोग सारे वकील साहब मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारे कचरू भैया हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो ऐसे सभी ओबीसी समाज में काम करने वाले लोगों से मैं अपील करता हूँ, उनसे धन्यवाद करता हूँ। आपके और चुनाव आने वाले हैं, उसमें ओबीसी के लिए आपके क्या प्रयत्न चालू है आरक्षण के लिए? नहीं, वो तो डिमांड ही मांग रहे। अभी गवर्नर ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अभी जो 6 जिला परिषद हो रही है उसमें तो गया, लेकिन आने वाले महानगर पालिका जिला परिषद, क्योंकि ये नवंबर से अगले दिसंबर तक पूरे महाराष्ट्र में चुनाव है और उसी में ओबीसी का रिजर्वेशन रहना चाहिए, इसलिए भी परसों ही गवर्नर ने ऑर्डिनेंस निकाला, गवर्नर की साइन हो गई है उसके ऊपर। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड हुआ तो रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आपके औरंगाबाद महानगर पालिका में SC ST का पॉपुलेशन कितना है, वो अगर 23% के कम है तो 27% मिलेगा, वो अगर 25% से ज़्यादा है तो इधर फिर कम हो जाएगा, ले रहेगा। लेकिन हमारी डिमांड है 27% की, और वो 27% सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। सर एक बात बताइए कि महाराष्ट्र की जो सरकार है ओबीसी के प्रति इतनी उदासीन क्यों है? क्या वजह रही इसकी कि आपकी जो मांगनियाँ हैं, आपकी जो डिमांड्स है वो पूरा करने में वो असमर्थ क्यों रहे? नहीं, मैं ये देखिए, ओबीसी दुख की बात ही है। मैंने जब भी जैसा आपसे कहा कि इस महाराष्ट्र में 370 जातियाँ ओबीसी में है, तो कितने लोग रोड पर आकर संघर्ष करके अपनी डिमांड रखते हैं। देखिए, सवाल ऐसा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम 60% लोग रास्ते पर आकर अपना हक नहीं मांगेंगे, सरकार किसकी भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देने वाले। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि हमारे ओबीसी भाइयों अपने अधिकार जानो कि संवैधानिक अधिकार हमारे क्या क्या है, और वो अधिकार के पूर्ति के लिए रास्ते पे आओ, संघर्ष करो और सरकार से अपनी मांगे पूरी करो। जब मैंने आपको कहा कि राज्य सरकार से हम लोग 34 डिमांड के लिए लड़ रहे और केंद्र सरकार से हम 20 डिमांड से लड़ रहे। अरे हम 60% लोगों के लिए केंद्र में मंत्रालय नहीं है। हमारे डिमांड की वजह से 2016 में महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय चालू हुआ। तो जैसा महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय चालू हुआ, केंद्र ने ओबीसी मंत्रालय शुरू करना चाहिए। केंद्र में 1 लाख लोगों का बैकलॉग है, राज्य में 1 लाख लोगों का बैकलॉग है। हम दोनों सरकार से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा ये बैकलॉग आप तुरंत भरो। 100% हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है, वो 100% स्कॉलरशिप दो। प्रमोशन में हमको रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी समुदाय को प्रमोशन में केंद्र सरकार से भी अपील है, राज्य सरकार से भी अपील है। तो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ दोनों से कैसा झगड़ रही है? सर एक सवाल ये है मेरा कि आगे जो है तो आप कौन सी रणनीति बनाएंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रति या केंद्र सरकार के प्रति, और क्या उसकी जिसके अंदर धरने, आंदोलन, उपोषण वगैरह ऐसी कौन सी बातें जो आगे चलाएंगे? देखो, हम लोग कंटिन्यू, अभी ये जो 22 तारीख हुई, ये 22 तारीख को नागपुर के महाराष्ट्र के सारे जिलों में जिलाधिकारी के मार्फत थ्रू कलेक्टर हमने माननीय राष्ट्रपति, पंतप्रधान, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और सारे माननीय सोनिया जी गांधी, माननीय राहुल जी गांधी, माननीय शरद जी पवार और भी इतर लोगों को हमने अभी 1 महीने का अल्टीमेटम देकर रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि ये हमारी डिमांड है, ये पूरी करो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बार बार हम लोग चर्चा करते, बार बार निवेदन देते, मोर्चे निकालते, लाख लोग उनके मोर्चे निकालते, और तब कभी हमारी एक एक डिमांड पूरी होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने एक GR निकाले कि ऑल इंडिया मेडिकल कोटा में 27% आरक्षण लागू करवाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक GR निकाला कि 8 आदिवासी जिलों में का आरक्षण पूर्ववत हो गया है। अभी हॉस्टल का था, हॉस्टल इस साल से शुरू होने वाले हैं, ये गवर्नमेंट ने हमने आश्वासित किया, उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो एक एक डिमांड धीरे धीरे हम लोग पूरी करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी करती जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन इसके लिए फिर से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सारे ओबीसी समाज के लोग जात से थोड़ा बाहर आकर खुद को ओबीसी समझकर इस ओबीसी मूवमेंट में शामिल हो और अपने ओबीसी के संवैधानिक अधिकार पूरे करने के लिए मदद करें। नाम बोलना जी, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर बबन तायवाडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ। आणि महाराष्ट्र शासन ने कि जो राज्य मागास आयोग जो था उसको कुछ भी नहीं दिया,
कुछ आदमी जो थे वो भी दिया नहीं। तो इसकी सब ओबीसी की दखल लेके इतने बड़े पद पे होके भी कि भाई जो सदस्य होके उसमें मेरा क्या फायदा है, मेरे ओबीसी भाइयों के लिए क्या उसमें मिल रहा है, ये सब छोड़ करके बहुत बड़ा दिव्य काम डॉक्टर बबन राव जी तायावाड़ी ने किया कि उन्होंने ये सब कुछ हो रहा नहीं, कुछ मिल रहा नहीं या राज्य आया आयोग को, इसलिए उन्होंने तड़पा पड़ के उसका राजीनामा दे दिया कि मैं होके भी यहाँ पे कुछ मिला नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि जब ये होगा तो अपना पद बड़ा नहीं है, अपना ओबीसी समाज बड़ा है, उनके लिए कुछ हो रहा नहीं है, मेरी खुद की कुछ जरूरी नहीं है, तो मैं शोपीस बन के वहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने वो सब सोच के वहाँ पे उन्होंने वो राजीनामा दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय मंडल, जय ओबीसी।